हाय एवरीवन। हेलो गाइस, आज आइए फटाफट करेंगे क्लास को। कैसे हो दोस्तों? आप सब होपफुली बढ़िया होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। चलिए आइए जानते हैं कि साइंस की क्लास है। साइंस हम कर रहे हैं। सिलेबस साइंस और एसएसटी का बड़ा है। एसएसटी तो मान लो 50 नंबर की चलता है, लेकिन 25 नंबर का भी सिलेबस इतना बड़ा देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दिया है तो करना तो पड़ेगा। तो इसलिए साइंस की क्लासेस मैं कर रही हूँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है अपने चैनल में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, घर में, जितना हो सके सारे सारे फ़ोन से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी फैमिली जब इंक्रीज़ होकर बड़ी बनेगी ना तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए आइए अच्छा पढ़ते हैं। अब बातें कम काम ज़्यादा। तो साइंस की क्लास में मैंने आपको चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें आपको फसल और मिट्टी और तमाम चीज़ों के बारे में मुझे बताना है। जो किसानी, खेती और तमाम चीज़ों से संबंधित बायो में सेक्शन रहता है, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो तैयार है खेती करने के लिए, किसानी के बारे में जानने के लिए? चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज जानते हैं मिट्टी में। मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी बातें कुछ और अपडेट करूंगी, फिर मिट्टी के प्रकार पे पूरा फुल डिस्कस करते हुए आपको बताऊंगी क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें होने की संभावना या बातें इसमें आती हैं, प्रश्न कैसे फॉर्म होते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। तो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी किसे कहते हैं, मृदा के बारे में पूछता है आपसे। मिट्टी से, मृदा से क्या समझते हैं? मृतिका भी कभी कभी लिखा रहता है, ध्यान रखिए, मर्तिका ऐसे कुछ करके लिखा रहता है। कहते हैं कि भूमि की सबसे ऊपर की परत, भूमि की सबसे ऊपर की परत जो पेड़ पौधों के उगने के लिए आवश्यक खनिज आदि प्रदान करती है, उसे हम मिट्टी या मृदा कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और इनकी विभिन्नता का संबंध वहाँ की चट्टान की जो संरचनाएं होती हैं, धरातली जो स्वरूप होता है, जो जलवायु होती है, जो वनस्पति होती है, उनसे आदि से होता है। क्योंकि बड़े बड़े रॉक्स, माउंटेन्स टूटते हैं पार्टिकल्स में, फिर वो मिट्टी में आकर बारिश के थ्रू बह के, नदियों के किनारे से बह के मिल जाते हैं। तो वो बात इस पे कही जा रही है। तो आपको जब 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न पूछें और आपको वहाँ पर लिखना होगा, तब आप लिखेंगे क्या? तो यही लिखेंगे कि भूमि की सबसे ऊपर की जो परत है, जो पेड़ पौधों को उगाने में बहुत सहायक होती है, खनिज को प्रदान करती है, उनका भरण पोषण करती है, उसे हम मृदा कहते हैं, उसे हम मिट्टी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जानते हैं जो मिट्टियों का विभाजन हमारे भारत में हुआ है वो क्या क्या चीज़ें हैं और वह किस तरीके से हुआ है। तो पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा काली मिट्टी। तीसरा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी वो ब्लड जैसा लाल नहीं, ठीक है, वो थोड़ा दिखता है कि अरे ये तो लाल लाल है। रेडिस लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी होता है, ये देख सकते हैं। क्षारीय मिट्टी, लवणी वाली, पीट वाली, ऐसे एक साथ दो दो तीन तीन नाम होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये इतने ढेर सारे मिट्टियों के प्रकार हैं। तो आपको मैं एक एक करके बताऊंगी। आपसे मतलब कह सकते हैं मेनली जो है ना, मोस्टली ज़्यादा ये काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, इनके बारे में काफ़ी प्रश्न बनता है। जैसे कपास जो है, कहते हैं कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो कपास की जो खेती है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है, मुंबई के एरिया में। तो ये प्रश्न बनता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में ज़्यादा होती है। तो ये आपको वहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव में टिक करना होगा, तो आपका बढ़िया रहेगा। अब आइए एक के बाद एक जानते हैं, कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। नोट में मैंने इसीलिए लिखा है, मिट्टी का रंग, मिट्टी का टेक्सचर, मिट्टी का कलर मैग्नीशियम की अधिकता के कारण पीला होता है। कभी कभी मिट्टी पीली पीली जो दिखती है वो मैग्नीशियम की कमी की, मैग्नीशियम की अधिकता, प्रेजेंस उसमें मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाती है mg की, जिसके कारण वह हमें पीला दिखाई देता है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। मालाबार तट पर केरल के पच्छ जल में जो पाई जाने वाली मिट्टियाँ होती हैं, उनको पीट मृदा को हम कारी भी कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, फलों को शीघ्र पकाने में, फल फ्रूट्स को शीघ्र पकाने में फॉस्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, मोस्ट प्लेइंग रोल जो होता है वो फॉस्फोरस का देखने को मिलता है, और जल्दी फल जो है वो पक जाते हैं। आगे बढ़िए, चलिए बात जानते हैं मिट्टी के प्रकार। आज का मेन टॉपिक है जिसपे हमें डिस्कस करते हुए पढ़ना है कि मिट्टी के जो प्रकार है वो कितने हैं और क्या हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पहला ऑप्शन जो है वो है जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछार की मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये आपसे प्रश्न बनता है कि दोमट मिट्टी हम किस मिट्टी को कहते हैं। तब आपको पता होना चाहिए कि हम कछार मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। आप जब कॉपी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे ऑब्लिक में जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी और आगे कछार मिट्टी, तो ये आपके दिमाग में लाइन बैठ जाएगी, फिर आप प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी का, जो नदियाँ अपने साथ बहला कर लेके आती हैं, किनारे पर छोड़ के चली जाती हैं, उनको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ये जो मिट्टी है लगभग कह सकते हैं कि 40% भागों में 15 लाख किलोमीटर में पूरा फैली हुई है। और यह तटीय मैदान और डेल्टा प्रदेश में अधिक पाया, जो तटीय मैदान होते हैं या डेल्टा प्रदेश होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती है। इसे बांगर व खादर में विभक्त भी किया गया, इसको बांगर या खादर में भी डिवाइड किया गया, तोड़ा गया है। अब ये आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी होंगी कि कैसे इनका हो रहा है या इनको किस और नाम से जानते हैं और ये किस में अधिक मिलती है। ये तटीय मैदान और डेल्टा के प्रदेशों में ज़्यादा पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, ये हो गया। इसको और किस किस नाम से जानते हैं। तो एक छोटे से पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन आपको मैंने बनवा दिए, तो बढ़िया है, काम तो डन हो गया ना। परफेक्ट, फाइन, समझ में आया। आगे बढ़िए, कुछ बातें हैं। अब बांगर क्या है, या प्राचीन जलोढ़क नदियों के द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी है। ठीक है, ओल्ड मिट्टी को ऊपर नीचे पानी होता है ना, हाई टाइड जब आता है, लो टाइड होता है, इनकी उर्वरकता कम होती है। इनकी जो कैपेसिटी होती है, उर्वरकता क्या वो इनमें कम होती है, इसलिए इनकी उर्वरकता बनाए रखने के लिए आवश्यक उर्वरकों की ज़रूरत होती है, फिर हम उसमें ऊपर से ऐड करते हैं। अगर बात करते हैं खादर की, तो यह नवीन जलोढ़ होती है, यानी प्रत्येक साल जब बाढ़ आती है तो नई नई मिट्टियाँ आती हैं, वो खादर मिट्टी होती हैं। ये बांगर की अपेक्षा काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि नई चीज़ में ज़्यादा फसल लगती है, नया पेड़ ज़्यादा फल देता है ना, पुराना ज़्यादा टूटने लगता है। तो ये दोनों के बारे में जब आया बात तो मैंने ये भी बता दिया। तो बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं कुछ और चीज़ों को। वो कहा जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना, कार्बनिक तत्व अधिक होते हैं। पोटास का, फॉस्फोरिक एसिड का और कार्बनिक तत्वों के कुछ नाम, ये सारी चीज़ें ध्यान में एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा, इन्हीं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। वहीं नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है इसके अंदर। शुष्क क्षेत्रों में जो ड्राई एरियाज होते हैं, इस प्रकार की मिट्टी में लवण और क्षारीय गुण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। आगे बढ़िए, दूसरा जानते हैं प्रश्न है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। ब्लैक सॉइल क्या होती है, ब्लैक मड कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। प्रश्न बनता है कि रेगुर मिट्टी हम किसे कहते हैं, तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। और कपास की मिट्टी काली मिट्टी होती है जो रुई होती है, जैसे ये पिलो, गद्दा, कवर, कुशन, ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। मतलब इंटरनेशनली इसको डिक्लेयर किया गया कि ये रुई की खेती के लिए काफ़ी बढ़िया होती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षरण या अपरदन से होता है। ज्वालामुखी जब फटता है, निकलता है, फिर ठंडा होता है, फिर वो टूट टूट के जब बिखरता है, तब इसका जो है निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना होगा। मैग्नेटाइट, लोहा, अल्युमिनियम सिलिकेट, ह्यूमस आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है। जो काली हो जाती है, इसमें मैग्नेटाइट की प्रेजेंस, इसमें आयरन की प्रेजेंस, एल्युमिनियम सिलिकेट की, ह्यूमस की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से ये ब्लैक सी हो जाती है, काली काली दिखती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूरजमुखी, सब्जी, खट्टे फल आदि के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें कपास की खेती, मोटे अनाज की खेती, जो तिलहन है, दालें हैं उनकी, या सूरजमुखी की, या सब्जियां, खट्टे फल, इनकी खेती काफ़ी बढ़िया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास, अल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। आगे चलिए अब बात कर लेते हैं लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी क्या होती है, सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के जो अपक्षय या अपरदन होते हैं, यानी कि चट्टानों की जो कटी हुई मिट्टी होती है, उसका निर्माण होता है इनसे। यह मिट्टी अधिकतर दक्षिण भारत के एरिया में, लाल मिट्टी दक्षिण की तरफ पाई जाती है। इसका लाल रंग और लोहे के आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है इस मिट्टी में। आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, इसकी वजह से मिट्टी हमको लाल लाल दिखती है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ, इसकी उपज की अगर हम बात कर लेते हैं तो उस क्राइटेरिया में थोड़ी सी कम होती है, और इसमें सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ये मिट्टी लगभग पूरे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में,
महाराष्ट्र उड़ीसा के हिस्सों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और ऊंचे क्षेत्रों में जैसे बाजरा, मूंगफली, आलू में के लिए उपयुक्त है। वहीं निम्न क्षेत्रों में चावल, रागी और तंबाकू और सब्जियों के लिए भी उपयुक्त है। इस मिट्टी में घुलनशील लवण की पात्रता होती ठीक है, परंतु फॉस्फोरिक एसिड, कार्बनिक एसिड, जैविक पदार्थ, चूना, नाइट्रोजन, तो कह सकते हैं कि दाल अगर कहो तो इस मिट्टी में हम दाल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जैसे अरहर की दाल जो होती है वो काफ़ी ऊंचे उचास के जो एरिया होते हैं वहाँ लगाई जाती है, क्योंकि अरहर को पानी कम चाहिए होता है और अरहर टाइम टेकन होती है। तो अरहर को हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हम ऐसे एरिया पे लगाते हैं जहाँ पे पानी कलेक्ट ना हो, पानी भरे ना, तो ये चीज़ है। और जब इसमें नाइट्रोजन पाया नहीं जा रहा तो अरहर के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है अरहर की दाल या जो पल्स वाली चीज़ें हैं वो इस मिट्टी में नहीं उपजाऊ होती हैं। बाकी लोग उड़द वगैरह की जो दालें होती हैं, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम जो भी आते हैं, अरहर, उड़द, मूंग जो भी हैं, ये नॉर्मली लगा लिए जाते हैं। तो दाल की जो दाल लगाने वाली जो बात है वो थोड़ा कम देखी जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं लेटराइट मिट्टी। अब लेटराइट सॉइल क्या होती है? इन मिट्टियों का अध्ययन सर्वप्रथम एम.एफ. बुका, इनका नाम है एम.एफ. बुकानन, के द्वारा किया गया 1905 के दशक में। यह मुख्यतः प्रायद्वीप भारत के पठारों के ऊपरी भागों में स्थित है, ऊपर की तरफ। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निछालन से इसकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की मिट्टियों में झाड़ या चारागाह होते हैं, परंतु उर्वरक का प्रयोग कर चावल, रागी और काजू का भी मतलब ये सब खेती वगैरह की जाती है। मतलब जो झाड़, सरपत और जो बरसी वगैरह लगाई जाती है, या एक नैपियर घास आती है उसको लोग लगाते हैं, जैसे चारा वगैरह बालते हैं जानवरों के लिए, चारा मशीन होती है ना काटने वाली, तो ये जो है इस तरीके से ये सारे एरियाज वहाँ पर होते हैं। चारा भी तो बाहर मिलता है, आपने देखा होगा, आपके लोकल में शायद मिलता हो या ना मिलता हो, नहीं तो जैसे और भी सारी चीज़ की शॉप्स होती है, ऐसे लोग चारा भी तो बेचते हैं। तो लोग ऐसे आते हैं, खरीदते हैं बोरी बोरी और रास्ते में जानवरों को खिलाते हैं अक्सर। तो ऐसी भी तो लोग इसे ऐसी फार्मिंग करते हैं, तो वो मिट्टियाँ इनके लिए सही होती हैं। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता प्रचुर होती है, परंतु नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, चूना नहीं पाया जाता है। ये मिट्टी कह सकते हैं कि आमतौर पर केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और आसाम के इलाकों में, बढ़िया पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की। पर्वत से ही समझ में आ रहा है, को वनीय मिट्टी भी कहते हैं, जंगल वाली। इस प्रकार की मिट्टियाँ हिमालय की घाटियों के ढलानों में पाई, जो हिमालय की घाटियाँ होती हैं, हिमालय की घाटियाँ कुछ इस तरीके से होती है, फिर ऐसे ऐसे वो एक लेवल नहीं रहता, वो ऐसे ऐसे होती ही हैं, या निर्माणाधीन होती हैं। ठीक है, मिट्टियाँ होती हैं, इनका पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं हुआ है। मतलब बहुत अच्छे से इनके बारे में थोड़ी बड़ी जानकारी वहाँ के जब लोग जाने लगे तब ये बातें निकल कर आई हुई हैं। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय गुण रखती हैं, इनमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए एसिडिक इनका नेचर होता है। और इस प्रकार की मिट्टियों में चाय, कॉफ़ी, मसाले एवं उष्णकटिबंधीय फलों की खेती बहुत अच्छे से होती है। इस प्रकार की मिट्टियाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के एरिया में खूब बढ़िया पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी दोस्तों बजाना है। आप लोग क्लासेस बाई चैनल क्लासेस बाई शालिनी वाला जो हमारा नया चैनल है उससे नहीं जुड़े हैं अभी तक और नहीं जानते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, और यूट्यूब पे आप लोग क्लासेस ना सर्च करा करिए, आप लोग डालिए कि डीलेट सेकेंड सेमेस्टर क्लासेस बाई शालिनी मैम या शालिनी क्लासेस, तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेगी। तो जब क्लासेस जैसे नहीं होती, सपोज करिए जैसे कल नहीं हुई थी, तो आप लोग वो पुरानी क्लासेस देखिए, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए ही चीज़ें की गई हैं, इसलिए मैंने वो प्लेलिस्ट ओपन की हुई है आप लोग, ताकि प्रॉपर से देख पाओ, समझ पाओ, और हम लोग दोबारा हम वही पढ़ा देंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, और नहीं तो जिसको भी पढ़ना है, मतलब ऐसा है कि पहले पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो नोट्स चाहिए टेलीग्राम पर शिव सर से कांटेक्ट करिए, सर मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे लेना है, आपकी हेल्प हो जाएगी और आपको पूरी नोट्स एक साथ पूरे सिलेबस के साथ इकट्ठे मिल जाएगी, फिर आप आराम से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं मेरे पढ़ाने से पहले। चलिए आइए बात करते हैं सातवीं मिट्टी की, जो है लवड़ी क्षारीय मिट्टियाँ। यह एक अत्यंत क्षारीय क्षेत्रीय एरिया की मिट्टी है, इसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेश में है। यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शुष्क और अर्ध शुष्क मतलब सेमी ड्राइड और ड्राइड एरिया में पाई जाती है। कहते हैं सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण यह मिट्टी लवड़ी, पोटेशियम, कैल्शियम की अधिकता के कारण क्षारीय हो गई है, अतः यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इन्हें स्थानीय भाषा में हम कल्लर, रकार, ऊसर, काल या चौपेन जैसी मिट्टियाँ आदि कहे जाते हैं। आगे बढ़िए,
एट्थ टॉपिक है पीट या दलदली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण अधिक जो है आर्द्रता ह्यूमिडिटी वाला जो नेचर होता है वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बन के तत्वों के जमाव के कारण होती हैं। यह मुख्य तौर से तटीय प्रदेशों में जलवायु जमाव के जल के जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट होता है, रुकता है वहाँ पर आकर। इसमें घुलनशील लवणता की प्राप्तता होती है, लेकिन फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। यह मिट्टी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, अच्छे मतलब इसमें खेती वगैरह काफ़ी बढ़िया होती है। आप कोई भी फसल आराम से किसान लगा सकते हैं। फेरस आयरन होने के कारण इनका रंग नीला दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा इसमें फेरस आयरन की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से कुछ नीला टेक्सचर होता है। यह अम्लीय स्वभाव की मिट्टी होती है, एसिडिक इनका नेचर होता है। इस प्रकार की मृदा बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और एरियाज़ में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर से एक फ्रेंड्स यहाँ पर है जूही, उनका नाम है जूही। आपको मैंने शिव सर को दे दिया था, तो आपको नोट्स मिल गई या नहीं मिल गई? मिल गई होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको मैथ की नोट्स मिल गई होगी। तो मैंने पूरा PDF आपको भिजवा दिया था। ठीक है, नहीं मिलोगे तो एक बार आप जो है उनसे फिर कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास हम करना चाहेंगे। अब ओवर साइंस की क्लास हुई है और आपकी जो क्लासेस है सेम टाइम पर आपकी शाम की होगी। प्रॉपर टाइम पर आइए, पढ़िए, एंजॉय करिए। कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।